हाँ तो पारस बेटा, आज की क्लास आपके लिए है। आज की क्लास जो है उसमें चैप्टर 6 मैं आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको समझाने की। और चैप्टर 6 का जो नाम है वह क्या है? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। और इस क्लास में से नीट में भी काफ़ी सारे प्रश्न तेरे से आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरी बात आप ध्यान से रीड करेंगे, पूरी क्लास देखेंगे। देखो, पहली खास बात क्या है कि आपको आरएनए के फंक्शंस पूछ सकते हैं कि आरएनए जो होता है वह क्या कार्य करता है। डीएनए तो आप जानते हो ना। डीएनए मुख्यतः सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। लेकिन आरएनए जो होता है, आरएनए का क्या मुख्यतः फंक्शन है, तो आप ध्यान में रखेंगे। आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल तो है। किसमें है भाई जेनेटिक मटेरियल? कुछ वायरस से जो होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में ये काम करता है। कुछ वायरस जो होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, इसके अलावा यह जो है वह वाहक, वाहक का मतलब होता है मैसेंजर के रूप में भी आरएनए काम करता है। आपको पता है मैसेंजर के रूप में कौन सा? एमआरएनए जो है वह मैसेंजर के रूप में मुख्यतः काम करता है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए जो होता है, तो आरएनए जो होता है वह मैसेंजर के रूप में काम करता है या एडेप्टर के रूप में काम करता है। स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स के रूप में भी ये काम करता है। तो ध्यान में रखना कि आप लोगों से पूछ सकते हैं आरएनए किन किन फॉर्म्स में काम कर सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में काम करता है। किस में काम करता है? वायरसेज में काम करता है। मैसेंजर के रूप में काम करता है। एडेप्टर के रूप में काम करता है। स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स के रूप में भी यह काम करता है। दूसरी खास बात क्या है कि एक एक नंबर के प्रश्न आप लोगों से इसमें से पूछे पूछे जा सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें आपकी चैप्टर के फर्स्ट पेज में बता रखी हैं, उनको मैं समझा देता हूँ। ध्यान से समझना कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको बताया है कि जो डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स होती है। उससे एमआरएनए का जब फॉर्मेशन जो होता है, मेकिंग एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, ये जो प्रोसेस है वह क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। किसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन? जब कोई डीएनए जो होता है वह किसका फॉर्मेशन करे? एमआरएनए का फॉर्मेशन करे, तो आप इसको क्या कहेंगे भाई? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, टीसी। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, टीसी कहेंगे। और आपको पता है टीसी जो है आपके ताराचंद जी ताऊ जी हैं, तो टीसी आपको ऐसे याद करेंगे, टीसी, टीसी को कर लेंगे मिस्टर। मिस्टर मतलब एमआरएनए। एमआरएनए जो है, एमआरएनए, टीसी का मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वह है मिस्टर। मिस्टर को क्या करेंगे भाई? एमआरएनए मतलब एम एमआरएनए का फॉर्मेशन जो है डीएनए से, वह क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट और देखेंगे कि आप लोगों से पूछ लिया भाई जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड क्या होता है? तो सिंपल डेफिनेशन है, आगे और बहुत ज़्यादा विस्तृत आएगा। अल्पा एक लाइन का आपको ध्यान में रखना है। जेनेटिक कोड क्या होता है कि जेनेटिक कोड जो होता है उसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस किस प्रकार से होगी। कहने का मतलब क्या है? किसी भी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन जो होगा वह किससे होता है? एमिनो एसिड से होता है। कौन सा एमिनो एसिड्स पहले जुड़ेगा, कौन कौन से एमिनो एसिड्स इस प्रोटीन्स में जुड़ेंगे, उसको डिटरमाइंस करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा होता है? जेनेटिक कोड के द्वारा होता है। ठीक है, तो जेनेटिक कोड क्या कार्य करता है? डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। ठीक है, अब एमआरएनए जो होता है वह उससे किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन जो होगा उसको अपन क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। ये छोटी सी बात है और इसको शॉर्ट में नीचे और बताया गया है। अगले ही लाइन में ये खास बात बताई है कि डीएनए जो होता है, डीएनए उससे एमआरएनए का फॉर्मेशन करना, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, टीसी का मतलब। और एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ध्यान में रखना, पहले टीसी होगा, फिर टीएल होगा, ताराचंद होगा और टीलिया होगा। डीएनए से टीसी, टीसी का मतलब ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन जो होता है वह ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होगा वह ट्रांसलेशन कहलाएगा। प्रोटीन में कौन कौन से एमिनो एसिड्स जुड़ेंगे इसका निर्धारण किसके द्वारा होगा?
जेनेटिक कोड के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? जेनेटिक कोड के द्वारा होगा। तो यह जो थ्योरी है कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है, वह ये थ्योरी जो कहलाती है उसको कहते हैं सेंट्रल डोगमा थ्योरी। कौन सी थ्योरी कहलाती है? सेंट्रल डोगमा थ्योरी कहलाती है। और सेंट्रल डोगमा थ्योरी जो दी गई थी वो फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दी गई थी, ये ध्यान में रखना। अब कुछ खास बात और देखिए, अगली लाइन क्या कहना चाहती है आपके बुक की कि द डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग पॉलीमर है कौन? डीएनए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है ही कि। अब इसकी कई बार पूछ लेते हैं कि डीएनए की लेंथ किसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं अपन, तो आप ध्यान में रखेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसके द्वारा डीएनए की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस पर अपन डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। और बेस पेयर, नाइट्रोजनी बेस पेयर जो होते हैं उनके बेस पर भी हम क्या करते हैं? लेंथ ऑफ डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। अगली बात क्या है भाई? अगली बात अगर आप रीड करना चाहोगे तो अगली बात आप ध्यान से देखेंगे इसको कि जो किसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये एक एक नंबर के प्रश्न बन सकते हैं आपके कि 5 × 174 जो क्या है 5 × 174 और लैम्डा, ये दोनों क्या है? बैक्टीरियोफेज होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज। देखो बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज में अंतर है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस हैं जो बैक्टीरिया को की फीडिंग करता है, उनको खाते हैं, उनको तो बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जैसे 5 × 174 जो बैक्टीरियोफेज है उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और ये खास बात ध्यान रखना, आपको इसमें ये लिख रखा ना, देखो ये 5 ऐसे लिख रखा है, तो आपको लर्न क्या करना है? ये सिंगल जो लाइन है उसको तो कहेंगे सिंगल स्ट्रैंड, और ये डी लिख दिया मैंने, देखो डी हो गया ना, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है 5 × 174 जो बैक्टीरियोफेज है उसमें क्या पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। किसमें? 5 × 174 जो बैक्टीरियोफेज है उसमें। नेक्स्ट, लैम्डा बैक्टीरियोफेज जो होता है उसमें कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे 48,502, 48,502 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं। ई कोलाई जो होता है ये बैक्टीरिया है, ऊपर दोनों जो है ना वो बैक्टीरियोफेज हैं। ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है। इसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं। और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए उसमें कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक एक नंबर के प्रश्न तेरे से आपसे पूछे जा सकते हैं। 5 × 174 में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? 5386। ठीक है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज में 48,502। ठीक है, बेस पेयर पाए जाते हैं। ई कोलाई में 4.6 × 10⁶ और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में 3.3 × 10⁹ बीपी बेस पेयर पाए जाते हैं। इतना सा फर्स्ट पेज में इतने से प्रश्न हैं एक एक नंबर के, क्योंकि 4 नंबर के प्रश्न आएंगे और इसमें एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे 4 नंबर के अलावा। तो 4 नंबर का प्रश्न अब आपके सामने आने वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो बेटा इसको कैसे याद करना आपको मैं बता दूं कि जो डीएनए जो होता है या आरएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। किसका बना होता है भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। ये तो क्लियर है ना? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक तो पॉली और दूसरा क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। पॉली का मतलब होता है मेनी और न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड्स। और जो भी न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, मेनी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं उनसे मिलकर के क्या बनता है भाई? न्यूक्लियोटाइड बनता है। कैसे बनता है? कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं? देखिए आप, पहला कंपोनेंट्स होता है नाइट्रोजनी बेस, दूसरा कंपोनेंट होता है पेंटोज शुगर और तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो नाइट्रोजनी बेसेज होता है, एक पेंटोज शुगर होता है और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, और नाइट्रोजनी बेस जो होता है वह है, नाइट्रोजनी बेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्यूरिन और दूसरी होती है पिरिमिडिन्स।
प्यूरिन में 2 नाइट्रोजन बेस आते हैं, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन AG, ठीक है। और पिरिमिडिन जो होती हैं उनमें उनमें कितनी बेस पेयर आती है भाई, उसमें कितनी बेसेज आती है नाइट्रोजन में? 3 बेसेज हैं। कौन कौन सी? साइटोसिन है, थाइमीन है और यूरासिल है। आप ध्यान में रखना, आरएनए जो होगा उसमें एडेनिन भी पाई जाती है, गुआनिन भी पाई जाती है, साइटोसिन भी पाई जाती है, लेकिन थाइमीन नहीं पाई जाती। थाइमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। जो डीएनए जो होता है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन, ये चारों बेस नाइट्रोजन बेसेज पाई जाती हैं, ठीक है। थाइमीन प्रेजेंट ओनली इन डीएनए एंड यूरेसिल जो होता है वो प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि इधर अपन ने बात की पेंटो शुगर। पेंटो शुगर जो होते हैं वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई? पेंटो शुगर जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। राइबो शुगर जो कि आरएनए में पाई जाती है, राइबो शुगर आरएनए में पाई जाती है, और डीऑक्सी राइबो शुगर जो होती है वो डीएनए में पाई जाती है। तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फेट समूह, PO4 समूह इसमें पाया जाता है। अब इन जो 3 कंपोनेंट जो होते हैं उनसे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं उसको अब आप ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ पापा इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसमें एक पॉइंट्स और आप ध्यान में रखना, मैंने बता दिया पहले भी, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। आरएनए जो होता है उसमें थाइमीन के स्थान पर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है डीएनए में भी होती है और आरएनए में भी होती है, लेकिन आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। किसके स्थान पर? थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, ध्यान में रखना। अब देखिए आप कि न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। अब तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है। सबसे पहले क्या बनता है भाई? न्यूक्लियोसाइड बनता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है कि जो शुगर जो होती है पेंटो शुगर, पहले क्या होता है? पेंटो शुगर होती है, ये मान लो शुगर है, और शुगर में आपको पता है कि 5 कार्बन एटम पाए जाते हैं, ठीक है। इस 5 कार्बन एटम में से जो 5वां कार्बन जो होता है ये C, ये है इस रिंग के बाहर होता है। और इस 5वां कार्बन जैसे पहला यहाँ पर होता है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, ठीक है, चौथा यहाँ पर और 5वां यहाँ पर क्या होता है? O समूह होता है, O ऑक्सीजन जुड़ा होता है यहाँ पर। आ गई बात समझ में? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन परमाणु यहाँ होता है, कार्बन एटम। तो नाइट्रोजनी बेस जो होती है ना इस फर्स्ट कार्बन से जुड़ जाती है। यहाँ पर जैसे मान लो एडेनिन जुड़ गया तो फर्स्ट कार्बन से कौन सी जुड़ जाती है? नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस जो जुड़ती है OH ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम। देखिए ध्यान से देखिए, इस बात को पहले समझ लेना, तेरे को समझ में आ जाए तब मेरे को बता देना क्या बात है। बात यह है कि मैंने जो लिख रखा है, क्या लिख रखा है? NB का मतलब होता है नाइट्रोजनी बेसेज, यह जुड़ती हैं OH ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ पेंटो शुगर। पेंटो शुगर जो होती है और वह नाइट्रोजन बेस। देखो नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड में N और S, 2 बातें मैंने पहले लिख दी है। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजनी बेस और पेंटो शुगर, S का मतलब शुगर है, ये दोनों जब आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब जुड़ती कैसे हैं कि जो पेंटो शुगर है उसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनी बेस जुड़ जाती है, चाहे वो एडेनिन जुड़े, चाहे गुआनिन जुड़े, चाहे साइटोसिन जुड़े, चाहे थाइमीन जुड़े, ये फर्स्ट कार्बन एटम से जुड़ती हैं। नाइट्रोजनी बेस पेंटो शुगर के किन से कौन से कार्बन से जुड़ती हैं? तो आप बताएंगे बेटा फर्स्ट कार्बन से जुड़ती हैं। और फर्स्ट कार्बन से जब नाइट्रोजनी बेस से जुड़ती हैं तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। जैसे एडिनोसिन है, गुआनोसिन है, साइटिडीन है और यूरेसिल है, ये सारे बन जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी, आगे और एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए उसके बाद बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? जब न्यूक्लियोसाइड जो होता है, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि 5 जो फिफ्थ कार्बन जो होता है पेंटो शुगर का, उससे क्या जुड़ जाता है? फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है भाई। फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या NS तो न्यूक्लियोसाइड होता है, उसमें फॉस्फेट समूह और जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और कौन से बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ते हैं? फॉस्फोएस्टर लिंकेज के द्वारा। किसके द्वारा? फॉस्फोएस्टर जो लिंकेज है इसके द्वारा ये फॉस्फेट समूह जो है न्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है। फॉस्फेट समूह किससे जुड़ता है? न्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है। फिर मैं समझा देता हूँ आपको, एक बार ध्यान से समझ लेना कि क्या कि जैसे मान लो कि
ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर में ये तो है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन, ये है फोर्थ कार्बन, और पांचवा कार्बन जो होता है वो उस रिंग से बाहर होता है। ये पांचवा कार्बन है। आगे बात समझ में। अब ये पांचवा कार्बन जो होता है फर्स्ट कार्बन से तो जुड़ जाती है, मान लो नाइट्रोजन क्षारक, मान लो एडिनिन जुड़ गई है, ठीक है, पांच एडिनिन जुड़ गई। जब एडिनिन जुड़ जाती है तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। जो पेंटो शुगर जो है उसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ गई तो न्यूक्लियोसाइड बन गया। और अगर ये जो पांचवा कार्बन जो है इससे क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह और जुड़ गया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, एनटी बन गया। आगे बात समझ में। आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। जो पेंटोज शुगर है एस, इसके फर्स्ट कार्बन से तो जुड़ता है नाइट्रोजनी बेस, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, कोई भी जुड़ जाएगी, यूरेसिल, ठीक है। फर्स्ट कार्बन से तो क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन क्षारक जुड़ गई। और फिफ्थ कार्बन जो इस रिंग से बाहर स्थित होता है उससे जुड़ जाता है क्या, फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनी बेस जुड़ जाए और फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट समूह जुड़ जाए तो वह क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया है भाई। अब न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे भाई, ये तो पॉली न्यूक्लियोटाइड है, कई जुड़ेंगे, तो कई जुड़ेंगे, पहले दो के जोड़ करके देख लेते हैं। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है भाई, डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा कि जो पहले वाला जो न्यूक्लियोटाइड जो था, जैसे मालूम मैं बना देता हूँ, वापस से बनाऊंगा। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। जब दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना वह 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है भाई, डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और डाई न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद इसी प्रकार और उससे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगी। जब मैनी न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। एक बार वापस बता देता हूँ तो ध्यान से देख लेना इस बात को। कैसे कि जैसे मैंने ये बताया कि जब ये नाइट्रोजनी, ये पेंटो शुगर है और पेंटो शुगर में ये तो पांचवा कार्बन परमाणु बाहर हो गया, ये फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन है। फिफ्थ कार्बन से तो पीएसपी फॉस्फेट समूह जुड़ गया, फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक ए जुड़ गया है, मान लो, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बच गया कौन सा, थर्ड कार्बन। तीसरा कार्बन जो है इसके ऊपर क्या हो जाता है, ओ एच समूह जुड़ा रहता है, ये थर्ड कार्बन है। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह भी इस प्रकार से ही बन जाता है कि इसके पांचवें कार्बन से फॉस्फेट समूह जुड़ता है। फर्स्ट से मान लो इससे टी जुड़ गया है, ठीक है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये इससे ओ एच जुड़ा रहेगा। अब क्या होगा कि जो ये फॉस्फेट समूह जो होता है ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है। ये जो फॉस्फेट समूह जो होता है ना वो किससे जुड़ जाएगा, इस ओ एच से, इस थर्ड कार्बन से जुड़ जाएगा। ओ एच जो है वो जल बन करके बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तीसरा और पांचवा कार्बन जुड़ गया ना तो ये क्या बन गया, डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इसी प्रकार पीछे और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो ये किस प्रकार का न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा भाई, पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब इस प्रकार देखिए, एक इस ये जो न्यूक्लियोटाइड चेन बनी उसके एक एंड पर तो क्या होता है, फॉस्फेट समूह होता है। फॉस्फेट समूह कौन से कार्बन से अटैच रहता है, फिफ्थ कार्बन से अटैच रहता है। तो ये तो एंड इसका कहलाएगा 5 डैश एंड, ठीक है। और पीछे जो होगा वो थर्ड डैश, तीसरा कार्बन जो होता है उसके ऊपर ओ एच जुड़ा रहेगा, वह फ्री रहेगा, तो इसका यह एंड क्या कहलाएगा, थर्ड डैश एंड कहलाएगा। समझ गए कहने का मतलब, थर्ड डैश एंड जो होता है उसके ऊपर तो ओ एच फ्री रहता है, तो उसके ऊपर क्या फ्री रहता है, ओ एच फ्री रहता है। और जो 5 डेज जो एंड होता है उसके ऊपर फॉस्फेट समूह फ्री रहता है। तो आप ध्यान में रखेंगे
पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें क्या हो गया भाई, जो 3rd डेज एंड जो है उसके ऊपर तो OH समूह फ्री रहता है, और जो 5 डेज एंड जो है उसके ऊपर क्या फ्री रहता है भाई, फॉस्फेट समूह फ्री रहता है। ध्यान से देखेंगे इस बात को। 5 डेज एंड जो है ए फ्री फॉस्फेट मोइटी एट 5C एटम ऑफ पेंटोज शुगर, ठीक है। ए फ्री OH ग्रुप एट 3rd कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर, ये 3rd डेज एंड पर होता है। 3rd डेज एंड पर जो कार्बन तीसरा कार्बन जो है, 3rd कार्बन जो है उसके ऊपर OH फ्री रहता है, इसको 3rd डेज एंड कहते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है उसका जो 5 एंड कौन सा कहलाएगा, जिस एंड पर 5th कार्बन जो होता है उससे फॉस्फेट समूह जुड़ा रहता है वह फ्री रहता है। इस प्रकार एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है ना उसके 2 एंड होते हैं, एक तो 5 डेज एंड और एक 3rd डेज एंड। इस बात को ध्यान में रखेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ये बात को अब सारांश इसका जो मेन जो निष्कर्ष आप निकला इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। जो पेंटोज शुगर जो होती है उसके फर्स्ट कार्बन से तो क्या जुड़ा रहता है, नाइट्रोजनी बेस, ठीक है। और फर्स्ट कार्बन से पेंटोज शुगर जो होता है उससे नाइट्रोजनी बेस अगर जुड़ जाती है तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, ठीक है। और 5th कार्बन से क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है। जब ये जो पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से तो जुड़ जाए फॉस्फेट समूह है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ जाए नाइट्रोजन बेस पर, तो नाइट्रोजन बेस जुड़ते ही तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा पहले, और फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो 3rd कार्बन इसका बचा, 3rd कार्बन एटम जो होता है उसमें जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसका 5 एंड यानी कि फॉस्फेट समूह जो होता है वह 3rd कार्बन से जुड़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वह बनती है। और जो आरएनए जो होता है उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन जो है कुछ अलग होती है, क्योंकि उसमें राइबोज शुगर पाई जाती है जिसमें एक OH समूह अधिक होता है। जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसकी बैकबोन, ये ध्यान से देखना आप इस बात को, कि बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड बाय शुगर फास्फेट। SP का मतलब होता है ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है। बैकबोन जो होगी किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, किसके द्वारा फॉर्म होती है, शुगर एंड पेंटो शुगर व फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा, शुगर एंड फॉस्फेट समूह। जो इसकी अंदर की जो आरएनए क्या होता है, आरएनए में एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट इन पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो आरएनए में पाई जाती है राइबोज शुगर, कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर। और डीएनए में पेंटोज शुगर कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो पेंटोज शुगर जो होती है उसमें OH ग्रुप, एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, कौन सी में, कौन से कार्बन पे, इट प्रेजेंट एट द 2nd कार्बन एटम इन द राइबोज शुगर। सेकंड जो कार्बन जो है उसके ऊपर एक OH ग्रुप जो होता है वह एक्स्ट्रा होता है, किसमें, आरएनए में। यूरेसिल इज फॉर्म एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। और इस राइबो शुगर जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो बनता है, आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड या राइबो न्यूक्लिक एसिड जो बनता है उसमें यूरेसिल पाया जाता है, किसके ऊपर, किसके स्थान पर, एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। आ गई बात समझ में। और देखिए नेक्स्ट, डीएनए जो होता है, डीएनए के बारे में खास बात बताई है। ये सारी बातें जो है अपन अगली क्लास में भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात आपको बताएंगे कि डीएनए के बारे में क्या खास बात बताइए कि डीएनए क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है, ये ध्यान में रखना। डीएनए का नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक है, डीएनए एसिडिक होता है। और यह न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। यह फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय, इसकी सबसे पहले पहचान की, आइडेंटिफाई जिसने किया उसका नाम है फ्रेडरिक मिशर ने किया। कब किया, 1869 में। और उसे उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया था, NUCLEIN, न्यूक्लिन नाम दिया था, ठीक है। इसके बाद डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट किया गया, दिया गया किसके द्वारा, 1853 में, 1853 में, किसके द्वारा, 1853 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा यह दिया गया। लेकिन ये जब मॉडल दिया गया है तो ये बड़ा खास बात ये ध्यान में रखना कि ये मॉडल दिया गया वह उसने खुद अपने पूरा रिसर्च उसका खुद का नहीं था। यह डबल हेलिक्स मॉडल जो है वह एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेस पर दिया गया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन बेस्ड ऑन, डबल हेलिक्स मॉडल इज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो डाटा था वह किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, ये
विल्किंस व रोजलैंड फ्रैंकलिन, विल्किंस व मॉरिस विल्किंस व रोजलैंड फ्रैंकलिन के द्वारा यह एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोवाइड किया गया था, जिसके आधार पर वाटसन व क्रिक जो थे उन्हें 1853 में डबल हेलिक्स मॉडल प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट इसमें उनकी भी भूमिका रही थी, कौन सी, उसका नाम था चारगॉफ, ठीक है ना। इरविन चारगॉफ जो थे उसने एक रूल दिया, एक नियम दिया, क्या कि बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ चारगॉफ। उन्होंने क्या बताया कि चारगॉफ का रूल क्या था कि ए जो होता है वो हमेशा, एडेनिन जो होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ अटैच होती है डबल बॉन्ड के द्वारा, और ग्वानिन जो होती है वह हमेशा साइटोसिन के द्वारा से अटैच होती है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं उनके द्वारा। द रेशोज बिटवीन, इन्होंने क्या बताया, चारगॉफ ने क्या कहा कि द रेशोज बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स 1, ये चारगॉफ का रूल है। तो ये सारी बातें जब बताई तब वाटसन व क्रिक जो था उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल प्रोवाइड किया। तो बेटा ये तो आज की क्लास में कुछ छोटी सी बात आपको बताई है, आपको समझ में आई होंगी। अगली क्लास में अपन लेकर के आएंगे और भी कुछ खास बात समझाने की करेंगे, कोशिश करेंगे आपको समझ में आए। तो थैंक यू ज़रूर बोल देना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।